हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। तो आज हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है चाइल्ड बर्थ या फिर डिलीवरी। आज हम लोग समझेंगे कि किस तरह से 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से एक बच्चा धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। इसको हम लोग अपने सिलेबस में पार्चुरेशन के नाम से भी पढ़ते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम लोग अपने आसपास बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और आपके लाइफ में एक ऐसा खुशनुमा पल शायद ज़रूर आएगा जब आप इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। ऐसा तो नहीं है भाई कि 9 मंथ कंप्लीट हो गया और एक बच्चा जो पुचुक से बाहर आ गया। हम लोग समझेंगे कि क्या ऐसा होता है, कौन सा ऐसा सिग्नल जनरेट होता है, किस तरह से वो लेबर पेन का शुरुआत होता है और एक बच्चा जो है यूट्रस से धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। ठीक है। तो और हम लोग ये बात समझेंगे कि भाई जब एक बच्चा जो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक फीमेल बॉडी के अंदर ये यूट्रस, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं बच्चादानी, जिसके अंदर एक बच्चा जो है वो पल रहा है। तो ये प्रेगनेंसी से पहले जो ये यूट्रस है वो एक मुर्गी के अंडे के समान होता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम छोटा सा ये मुर्गी के अंडे के समान है। और ये धीरे 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 करके प्रेगनेंसी के टाइम में ये एक्सपैंड हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। और ये आपको कुछ बेसिक बात मैं आपको समझाता हूँ। तो हम लोग जब ऐसे बनाते हैं, है ना, ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम में, है ना, यहाँ पर यूट्रस है और ये बच्चा अंदर डेवलप हो रहा होगा। तो यूट्रस को तो हम लोग ये कह रहे हैं भाई यूट्रस है, लेकिन एक्चुअली में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा दिखाई देता है, समझते हैं इस बात को। तो किताबों में जब हम लोग बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो हम लोग इसको जो है कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। ठीक है, कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं ओवेरी। और ये हर मंथ जो है एक एग को रिलीज करता है। एग का मतलब क्या हुआ? एग का मतलब हुआ फीमेल गैमेट। ठीक है। और ये जो पोर्शन है पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं ओविडक्ट या फिर इसी को बोला जाता है फॉलिपियन ट्यूब। और ये जो है ये है क्या? यूट्रस। यहीं पर जो है बच्चा इम्प्लांट होता है, अटैच हो जाता है और धीरे धीरे करके बड़ा होता है। 9 महीने तक ये पलता बढ़ता है इसी यूट्रस में। ये बच्चादानी है। आप ये देखो कि ये एक रियल डायग्राम है और यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से एकदम आपको दिखाई देगा। ये देखो आप, ये है इसका ओवरी, है ना, ये देखो ये ओवरी। ठीक है। और ये है इसका ये फॉलिपियन ट्यूब। फॉलिपियन ट्यूब बोल लो या फिर ओविडक्ट बोल लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वैसे ये ओवरी है और यहाँ से ऐसे ये ओविडक्ट है ना। और ये जो पोर्शन देखो कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये है क्या? यूट्रस, है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? यूट्रस है ये। अब ये जो मीजोमेट्रियम दिया हुआ है वो यूट्रस का वो लाइनिंग होता है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मेजोमेट्रियम, उसको आप इग्नोर करो अभी। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बात। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना। ठीक है, ये है वजाइना। वजाइना जहाँ से कि एक मेल ऑर्गन इंसर्ट होगा, पीनस इंसर्ट होगा इंटरकोर्स के टाइम में, और ये स्पर्म को रिलीज करेगा। ये स्पर्म यहाँ तक पहुँचेगा और जिससे कि फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगॉट बनता है। और वो जाइगॉट धीरे 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 करके यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, जिससे कि वो बच्चा बन के धीरे धीरे करके 9 मंथ तक वो पले बढ़ करके उसके बाद वो बाहर होगा डिलीवरी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप समझो, एकदम ध्यान से आप इस बात को समझो कि भाई ये है, ये वजाइना है ना, ये वजाइना है, यहाँ से इंटरकोर्स होगा। ठीक है। अब क्या है ना कि जब हम लोग थोड़ा सा कुछ आप देख लो बात कि भाई 9 मंथ के बाद जो है, 9 मंथ के बाद जो है ऐसा होगा कि आप देखोगे बच्चा जो है जब डिलीवर होता है, ये देखो एक बच्चा डिलीवर हो रहा है, तो उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कटोरा में, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। ये हुआ प्लेसेंटा और इसको हम लोग कह रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब होता क्या है ना कि जैसे मान लो कि यूट्रस का दीवार है। ठीक है। तो यूट्रस के दीवार के पास ये है, इसको हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा, और ये हो गया अम्बिलिकल कॉर्ड, और इससे जो एक बच्चा है वो कनेक्टेड होता है। लेकिन ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो इस बच्चे के नाभि में कनेक्टेड होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है। तो एक्चुअली में जो इसको किताब में जब पढ़ाया जाता है ना, तो ये कहता है कि भाई डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। आप इसको गौर से देखो ये कैसा दिख रहा है। ये होता है एक बैग ऑफ ब्लड के जैसा। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। किताबों में जब इसको पढ़ाया जाता है तो भाई ये होगा ऐसा, है ना, ये ऐसा होता है। ये है आपका प्लेसेंटा और ये है बच्चा और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। वैसे ही देखो ये है प्लेसेंटा, है ना, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये हो गया बच्चा। ठीक है। ये देखो कैसे ही डेवलप हो रहा है बढ़िया सा, है ना। तो एक्चुअली में ये कैसा होता है? ब्लड ऑफ बैग के जैसा होता है। ये देखो कैसा दिख रहा है ना, ये अभी तुरंत निकाला गया ना। समझे? एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं। अब ऐसे हम लोग समझेंगे, ये चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाई 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद, 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद क्या ऐसा होता है, कौन सा ऐसा सिग्नल जनरेट होता है, कैसे पता चलेगा कि लेबर पेन शुरू हो गया। लेबर पेन कहते हैं किसको है? अब 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चा जब अच्छे से डेवलप हो जाता है तो निकलने के लिए रेडी है। अब इस बात को आप समझो
कि भाई एक बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है यूट्रस में, तो ये जो पूरा पूरा एरिया उसको हम लोग यूट्रस कह रहे हैं, लेकिन यूट्रस के अंदर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना, बैग लाइक कह लो या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर कह लो, जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोटिक सैक। ठीक है। अब ये जो एमनियोटिक सैक है ना, इसके अंदर में इस तरह का फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होगा, और इसी फ्लूइड को बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक बच्चा है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में तैर रहा होता है, वो डेवलप हो रहा होता है। ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप कुछ मूवीज़ वगैरह में आप देखे होंगे कि 9 मंथ कंप्लीट हो गया, वाटर बैग ब्रेक हो गया। वाटर बैग क्या होता है? ये है वो बैग, एमनियोटिक सैक मतलब थैला कहते हैं, थैला मतलब बैग हो गया, और वाटर ब्रेक हो गया, है ना, वाटर बैग ब्रेक हो गया, पानी निकल गया, ऐसा कुछ हम लोग शब्द कभी कभी सुनते हैं। तो ये है एमनियोटिक फ्लूइड। अब होता क्या है ना कि ये वाटर बैग ब्रेक हो जाता है, वाटर बैग ये फट जाता है, और ये जो एमनियोटिक फ्लूइड वो रिलीज होने लग जाता है। तभी हम लोग समझेंगे कि भाई जो समय है वो आ चुका है, मतलब लेबर पेन स्टार्ट होने वाला है, मतलब बच्चा निकलने का प्रोसेस अब शुरू हो गया। ठीक है। तो ये पहला इंडिकेशन हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लेते हैं इन केस अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा ना, 9 मंथ कंप्लीट हो गया, बच्चा अभी तक बाहर आना शुरू नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा कि जो डॉक्टर हैं वो अपने से वो ऐसे हाथ इंसर्ट करके और जो है इस बैग को ऐसे ट्विस्ट करके इसको रप्चर कर देते हैं, इसको फाड़ देते हैं। उसको हम लोग मेडिकल के भाषा में हम लोग कहते हैं AROM। ठीक है। अब देखना, उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब पार्चुरेशन को इंड्यूस करना, मतलब शुरू करना पार्चुरेशन को आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन को ब्रेक करके। ठीक है। ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पर 9 मंथ कंप्लीट हो जाने के बाद किस तरह से जो डॉक्टर हैं वो एमनियोटिक सैक को, है ना, ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। एमनियोटिक सैक को पंचर करेंगे, पंचर करने के बाद फिर वाटर रिलीज हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हो जाएगा, तब जाकर के वो जो है प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा, लेबर पेन स्टार्ट हो। लेबर पेन कहते हैं किसको है? जैसे ही वाटर बैग ब्रेक हो जाएगा तो जो है कुछ हार्मोन रिलीज होगा, कुछ मैकेनिज्म होगा, जो भी आपको समझाऊंगा उस मैकेनिज्म को, और उस समय क्या होता है ना कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं कह सकते हैं, बहुत हाई लेवल पे आप ये बात समझोगे, आप जब एमबीबीएस कर रहे होगे तो आप ये बात समझोगे कि हम लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन शब्द नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग वहाँ पे कहते हैं एक्सपल्शन परपल्शन। ठीक है। अभी आपके लिए आप ये समझ लो कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो बच्चा धीरे धीरे करके बाहर आता है, और ये जो पीरियड है, जो टाइम है, ये टाइम जो है आपका लेबर पेन लगभग 12 घंटा भी कभी खिंच जाता है, बहुत लंबा भी खिंचा जाता है, जनरली 4-5 घंटे में खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अब जनरली ऐसे क्या होगा समझते हैं अच्छे से, वाटर बैग ब्रेक होगा, ठीक है, या फिर जब पेन जब शुरू होता है तो ना डॉक्टर चेक करते हैं कि जो सर्विक्स है उसमें डायलेशन आया है कि नहीं। सर्विक्स क्या होता है भाई? अब ऐसे समझो कि जब यूट्रस है ना, आप ऐसे समझो कि ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस में बच्चा डेवलप होता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यूट्रस में बच्चा डेवलप हो गया, फिर बच्चा जो फिसल के नीचे आ गया। तो ऐसा होता है क्या? बच्चा फिसल के नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चा फिसल के नीचे? बच्चा इसलिए फिसल के नीचे नहीं आता क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसा नॉट जैसा होगा, ऐसा बंद हो जाएगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा। जैसे एक बलून होता है, गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे में यहाँ पे आप नॉट लगा दो तो ये दरवाज़ा बंद हो गया ना, वैसे ये जो है यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी दरवाज़ा को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। समझे बात को? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और यहाँ पर केनाल जैसा हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सर्वाइकल केनाल, और ये जो पोर्शन जो है इसको हम लोग बोलेंगे वजाइना। अब इस बात को आप समझो कि ये जो केनाल है, ये ऐसे डायलेट होता है, ये ऐसे डायलेट होता है, फैल जाता है, और उस साइड से जो हेड है, बच्चे का जो हेड है वो निकलता हुआ दिखाई देगा। वो जो हेड जब बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। समझे बात को? ये आप देखो, आप आराम से आप देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्राउनिंग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग, हेड जब बेबी का बाहर रिलीज होने लगता है। तो क्या हुआ ना कि हम लोग इस बात को समझेंगे, इस बात को हम लोग समझे कि सबसे पहले वाटर बैग ब्रेक होगा, और अगर वाटर बैग अगर ब्रेक नहीं हुआ तो उसके बाद क्या होगा ना कि उसको आर्टिफिशियली रप्चर किया जाएगा। उस प्रोसेस को मेडिकल की भाषा में हम लोग कहते हैं AROM, आर्टिफिशियल रप्चरिंग ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन? तो एमनियोटिक वाला मेम्ब्रेन जो होता है, एमनियोटिक सैक वाला जो मेम्ब्रेन है, समझे बात को, उसको पंचर किया जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वजाइना जो है और जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगा, बेबी का जो हेड है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग, और यहाँ से चीज़ें अब शुरू होती हैं। एकदम ध्यान से समझना है बात को, ठीक है। समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से कि भाई ये जो है इस टॉपिक को, है ना, पार्चुरेशन को, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डिलीवरी। और ये जो डिलीवरी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि डिलीवरी होता है। किसका डिलीवरी होता है? फीटस का। मतलब एक बच्चा जब अंदर जो डेवलप कर रहा था, जाइगोट जो अंदर डेवलप कर रहा था, उसमें जब बॉडी पार्ट जब आइडेंटिफाई होने लग जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फीटस। उसको हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन या फिर चाइल्ड बर्थ। अब ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कैसे कैसे शुरुआत होता है इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ से आप समझना, एकदम ध्यान से समझना, आप एकदम अच्छे से आप समझना बारीकी से। ये वाला क्या हो गया? प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया? अब अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है? ये बच्चा डेवलप हो रहा है ना। समझते हैं अच्छे से। क्या होगा ना कि जो यूट्रस है
उस यूट्रस के अंदर में ये जो प्लेसेंटा है और ये जो फीटस है ना, फीटस का मतलब क्या हुआ, फीटस का मतलब हुआ जो बच्चा जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, जब उसमें बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई होने होते हैं उसको हम लोग फीटस कहते हैं। तो ये जो प्लेसेंटा है और ये जो फीटस है, ये दोनों मिलके और ये पहला सिग्नल जनरेट करता है, ये दोनों मिलके ये पहला सिग्नल जनरेट करेगा। और वो जो पहला जो सिग्नल जनरेट करता है ना, उसको ही बोला गया है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER, ठीक है। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होगा, उसके कारण से क्या होगा ना कि यहाँ पर यूट्रस में होता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में होने लगता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। माइल्ड मतलब होता है कम, बहुत कम इंटेंसिटी का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा कि यहाँ पर लगे होते हैं कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्ट्रेच होगा और वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर स्टिमुलेट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये जो FER है ना, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और उस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के होने से क्या होता है, उसके होने से जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, फिर ये जो है ना एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये जो है क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, है ना, या फिर यूं कह लो कि एक्टिवेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, किसका पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये फिर फटाक से रिलीज कर देगा एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, आपके सिलेबस में ये बात आप पढ़ते हो कि भाई ऑक्सीटोसिन का दो ही फंक्शन है। पहला क्या है, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किसमें, यूट्रस में। और दूसरा काम होता है क्या, मिल्क इजेक्शन का, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में मिल्क इजेक्शन का जो काम है वो ऑक्सीटोसिन करता है। आपके सिलेबस में ये पढ़ना है। उसके बाद आप देखते हो कि जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज किया स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ तो क्या होगा ना कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो इस जगह पे भी क्या हुआ करता है, इस जगह पे भी हुआ करता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब फिर से जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद ये फिर से सिग्नल देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो यहाँ पर फिर से जो है स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड अगेन, है ना। और उसके बाद जो है ये फिर से किसको सिग्नल दे रहा होगा, ये सिग्नल दे रहा होगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अगेन पिट्यूटरी, है ना, इज एक्टिवेटेड। और फिर से जब पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये फिर से क्या रिलीज करेगा, फिर से ही रिलीज करेगा ऑक्सीटोसिन, है ना। और इस तरह से क्या होगा, अब देखो समझो एकदम ध्यान से कि पहला जो है ना ये सिग्नल, पहला सिग्नल फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटस को इजेक्ट करने वाला रिफ्लेक्स मतलब क्या, सिग्नल आया। और इससे क्या हुआ, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, बहुत कम इंटेंसिटी का कॉन्ट्रैक्शन आया, है ना। और उससे क्या हुआ, जो यहाँ पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स लगा हुआ था, वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। और उसके एक्टिवेट होने से ये स्टिमुलेट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन। और ये जो ऑक्सीटोसिन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, इस तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और स्ट्रेच रिसेप्टर फिर से एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर से निकालेगा ये ऑक्सीटोसिन। और इस तरह से क्या होगा ना कि ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना ये हमेशा चलता रहेगा और एक तरह का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। और उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, मतलब उस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा कि जो बच्चा है वो धीरे 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 करके वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है इतना बात, ठीक है ना। तो इस कारण से क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं, है ना। दिस क्रिएट्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना। by which baby is expelled out, है ना।
और ये जो है ना एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कैसे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये जो यूट्रस जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ये दोनों साथ साथ में हो रहा है। ये एक तरह का स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, इसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं हम लोग। कि मतलब जिस तरह से जितना ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उतना ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होगा, और वो एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन निकालेगा। मतलब ये जो है क्या है? स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है। ठीक है, ये जो है स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। किसके किसके बीच में है ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म? ये जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है किसके बीच में? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, है ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन रिलीज, इसके बीच में होता ही है ना। और इस तरह से धीरे धीरे करके जो बच्चा है वो बाहर आता है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझने वाला ये है कि बच्चा जब डिलीवर हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो प्लेसेंटा है ना, मतलब ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, इस अम्बिलिकल कॉर्ड को इस तरह से मिल्किंग किया जाता है ताकि जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाए। मिल्किंग किया जाएगा, और मिल्किंग करने के बाद जो है इस तरह से क्लैंप लगाया जाता है। देखो यहाँ पर है ना, क्लिप लगाया, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग करना। क्लैंप करने के बाद जो है इसको कट किया जाता है। आप समझो कि इतना ज़्यादा बारीकी से इसको कट किया गया है। पहले के ज़माने में कैसे होता होगा? वो मिल्किंग करना, वो क्लैंपिंग करना, वो सब कुछ होगा नहीं, वो कट कर देगा मान लो, तो ब्लड लॉस होगा, और ब्लड लॉस अगर होगा तो इस दौरान दोनों का ही मृत्यु हो जाएगा, बच्चे का भी और माँ का भी। तो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है सभी चीज़ें, है ना, चाहे वो जानकारी हो, चाहे वो हम हो, आप हो, सभी चीज़। अब आप यहाँ पर देखोगे कि जो प्लेसेंटा होता है, ह्यूमन के केस में प्लेसेंटा अपने आप बाहर नहीं आता है। जो डॉक्टर है वो ऐसे हाथ डाल के ढूंढ के ऐसे वो निकालते हैं। ये जो प्लेसेंटा है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। जानवरों के केस में ये अपने आप बाहर आ जाएगा। जो अगर शायद जो गांव वगैरह में जो रह रहे होगे, जो बहुत करीब से देखे होगे आप, तो गाय भैंस ये सब में अपने आप धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में जो है वो धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है। और आप कमेंट करके बताना कि इसको हम लोग गांव देहात के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको, है ना। ठीक है, आप इसको बताओ कमेंट करके। इंग्लिश में तो हम लोग इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये दिखता ऐसा कि ये ब्लड ऑफ बैग के जैसा है। आप इसको देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये जो है एक ब्लड ऑफ बैग के जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लड ऑफ बैग के जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये जो प्लेसेंटा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड में बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा स्टेम सेल्स पाया जाता है। क्या होता है स्टेम सेल? स्टेम सेल्स वो सेल है जो ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर ऑर्गेन के रीजनरेशन में हेल्प होता है। मतलब वो कैपेसिटी होता है कि वो ऑर्गेन्स बना पाए। तो इसको जो है अभी प्लेसेंटा को ऐसे कंजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी उस बच्चे को फ्यूचर में कभी अगर कोई तरह का बीमारी हो गया, कुछ अगर ऑर्गन अगर चाहिए या फिर किसी तरह का कुछ अगर हुआ चीज़, तो उसके स्टेम सेल को जो प्रिजर्व किया गया है, इसको स्टेम सेल को निकाल के और उसका ट्रीटमेंट कराया जा सके। इसका खर्च लगभग 1 लाख से 2 लाख के आसपास में आता है, जो कुछ लोग अभी ये करना शुरू किए हैं। ठीक है, इसके स्टेम सेल को प्रिजर्व करना। और एक और टॉपिक होता है, ठीक है, एक और टॉपिक होता है प्लेसेंटा को ही ऐसे सुखा के, इस प्लेसेंटा मतलब सुखा के इसको हल्का सा ड्राई करके और उसको ऐसा ग्राइंड करके और उसको कैप्सुलेटेड के फॉर्म में उसको इंटेक किया जाता है। ये आप सर्च करना आप यूट्यूब पे, बहुत मतलब अजीब सा ये टॉपिक है। इसको बोला जाता है प्लेसेंटा इनकैप्सुलेशन। प्लेसेंटा इनकैप्सुलेशन, आप इसको सर्च करना गूगल पे, आपको समझ में आएगा। बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेगा, अजीब सा चीज़ मिलेगा आपको, वियर्ड सा। ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक जो यूट्रस था ना, जो यूट्रस बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, यूट्रस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, ये यूट्रस जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है प्रेगनेंसी के टाइम में, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगा तो यूट्रस फिर छोटा कैसे हो जाएगा? ऐसे गुब्बारा थोड़ी सा फुला दिया, उसको पुचका दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो यहाँ पर यूट्राइन मसाज करते हैं डॉक्टर यूट्राइन मसाज करते हैं। और अगर यूट्राइन मसाज से अगर काम नहीं बना, है ना, उसका स्पेशल टेक्निक होता है, उससे अगर काम नहीं बना तो उस केस में फिर जो है स्पेशल कुछ ड्रग है जो एकदम इमरजेंसी ड्रग है, खतरनाक वाला कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोमाइट्रीन हुआ, मेथर्जीन हुआ, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो अब ये जो है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, फीमेल जितना बॉडी वेट की रहेगी उसके अकॉर्डिंग इस ड्रग को मेज़र करके लिया जाता है। और ये एक बहुत इमरजेंसी और बहुत ज़्यादा खतरनाक ड्रग है, क्योंकि ऐसे सोचो कि अगर कभी गलती से, जो कि होना तो नहीं चाहिए, अगर मान लो कभी गलती से ऐसा हो कि अगर आपको, है ना, वो एग्रोमाइट्रिन या मिथर्जिन, क्योंकि वो भी जो है बहुत खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस में, कॉन्ट्रैक्शन। तो अब मान लो कि फीमेल में जो है, अगर फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर कमी है ना, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर कमी है, तो फीमेल के साथ तो इस तरह का बहुत स्मूथली है तो डिलीवरी तो होगा नहीं। तो उस टाइम में ड्रग आर्टिफिशियल दिया जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ठीक है, हाँ, उसको भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही कहते हैं। तो उस केस में अगर ऑक्सीटोसिन के जगह पर एग्रोमाइट्रिन या मिथर्जिन अगर दे दिया गया गलती, जो कि ऐसा रिपोर्ट हुआ भी है बहुत जगह पे, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ना
बच्चा जो है अंदर में ही चोक हो जाएगा, डेथ हो जाएगा अंदर में ही। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये सिर्फ एंटीरियर पार्ट में हो रहा है, एंटीरियर पार्ट में। इधर से बच्चा जो इधर से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये बाहर से आ गया, ऐसे नीचे से निकल गया। अगर ये पूरा, अगर सभी जगह से अगर कॉन्ट्रैक्शन अगर होने लगता, तो सभी जगह से अगर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा ना, तो बच्चा अंदर फंस जाएगा। तो यही बात है कि ऑक्सटोसिन की जगह पर अगर एग्रोमाइसिन या मिथर्जिन अगर चला गया अंदर में, तो फिर बच्चा अंदर में ही डेथ हो जाता है। फिर डॉक्टर बोलेंगे आई एम सॉरी, है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा, हम लोग अभी जो डिलीवरी जो देखे, तो ये जो डिलीवरी होगा ना, उसमें मतलब किस तरह का प्रोसेस है ये? क्या ये एंडोक्राइन प्रोसेस है? क्या ये न्यूरोक्राइन प्रोसेस है? तो ये जो है इसमें न्यूरल सिस्टम, क्योंकि सिग्नल्स जा रहा है ना, फीटल रिएक्शन रिफ्लेक्स, वो सिग्नल गया और हार्मोन भी निकला, तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों साथ में इन्वॉल्व होता है। ये बात आपका NCERT क्लास 12th में भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके बताना इसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिग्नल बोलते हैं इसको, जिसमें एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।